अस्सलाम वालेकुम। आयशा अरसलान नावल्स में आपका खुश आमदीद। नावल नेम रातेरो बाय एस सवेरा मिर्ज़ा, एपिसोड नंबर 15। आई होप आपको ये नावल अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करके लाजमी जाएँ। आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे, 1K सब्सक्राइब कर टारगेट कंप्लीट कर दीजिए। थैंक यू सो मच। वो जो सैंडल से बाकायदा लड़ रही थी, इबाद के अंदर आने पर ख्वामखा सुर्ख रो हुए उठकर इससे पहले वैसे ही ओझल होती। इबाद ने इसकी कलाई जकड़े ज़रा सा खम दिए अपने करीब करते ही मिनहा के बालों की चंद लटे पकड़े सूंघी। एक मीठी सी खुशबू महसूस करता हुआ इसके बिखरे रूप के बावजूद इसकी नाजुक कमर घेर कर इसे लॉक कर गया, जो खुफ्त के मारे झुंझला कर इसे धकेलने लगी। मिनहा, मेरी तरफ देखो। ये शाम और इस खतरनाक रूप में सजी इसकी मिनहा इबाद के सारे सोए जज्बात जगा रही थी। उदासी भरी आंखें उठाए वो मज़ाहमत रख करती इसे देखने पर मजबूर हुई, जो खुशबू से ज़्यादा रूह परवार और नरमी से ज़्यादा आसूदा था। तुम वो लम्हा हो के जिस लम्हे में फूल को खुशबू अता होती है। इस अर्ज़ की शान बढ़ाकर वहाँ शिद्दत भरा लम्स डरे वो इसके होंठों की लरजती कैफियत पर मसरूर हुआ, मगर वो हनूज पत्थर का बुझ बनी रही जिसे अभी ये सब असर अंदाज ना था। दादो और आहट याद आ रहे हैं मुझे। मकाबल के बेरहम होते जज्बात से खाइफ वो बामुश्किल बोली। इबाद ने इस चेहरे को रग़बत से देखा जो सिर्फ इसकी बिनाई का रज़क था। जल्द बुलवा लेता हूँ सबको, लेकिन अच्छा नहीं था कि हमें कुछ दिन प्राइवेसी मिलती। कम अज़ कम रूठने बनाने के बीच कोई मदाखलत ना हो सके। बारी जज्बात से लैस आवाज़ में वो ये कहकर मिना की जान हवा कर गया, जो इस तरह करीब रहकर हरगिज़ पुरस्कून ना थी। मुझे आपके साथ प्राइवेसी नहीं चाहिए। झटक कर इबाद की बाजू कमर से खोलती वो फिर से आईने के सामने जा खड़ी हुई। इबाद का दिल मचला, कदम मिनहा की जाना बढ़ाए और इस बार इस बड़बड़ाती हुई सनफ नाजुक को दोनों बाजुओं में महसूर किए। खुद चेहरा इसकी गर्दन और इसके बालों में छुपाया वो इस जानलेवा गिरफ्त में साथ साधे आईने से रहम तलब होती इबाद को देखने लगी, जो इसकी जानब देख कर शांत सा हुआ। मुझे चाहिए कम अज़ कम हर लम्हा सिर्फ मेरे पास मिनहा हो। इस बार तो मिनहा इसकी खुदगर्जी पर बरहम हुई। आहद होगा हमारे साथ हर लम्हा, और मैं सिर्फ आहद के लिए रुकी हुई, वरना आखिरकार वो सितम दहाती तब चुप हुई जब वो इसे बेरुखी के संग पलट कर रूबरू के आराजदा हुए देखने लगा। वरना जान निकाल लेती मेरी। थकन से भारी आवाज़ में वो हारे लहजे में इसकी आंखें खोजता बोला। मीना ने गहरा सांस अंदर खींचा और खुफकी से देखने लगी, जैसे वाकई जान लेना चाहती हो। जाए प्लीज़, बाहर आपका इंतज़ार हो रहा। किसी सूरत भी जब कोई बेहतर जवाब तलाश ना पाई तो वे गंगी भरा सरापा लिए खुफकी से कहे, बात की गिरफ्त से छुटकारा पाए अपने जूतों की जानब लगी। बेड पर बैठे इससे पहले झुकती इबाद खफीफ सी बरहम निगाह शब्द किए खुद घुटने के बल बैठा और मिनहा का नाजुक पाँव अपने घुटने पर धरा। किसी एहसास के तहत मिनहा ने पाँव खींचना चाहा, मगर इबाद के सद बहर निगाह इसे अंदर तक मनजमंद कर गई। मजामत रख करती वो इबाद की ये कार्रवाई चुपचाप जबर किए देखती रही। दोनों पैरों को जूतों में मकीद किए वो न सिर्फ खुद उठा बल्कि चौड़ी हथेली नाराज और सर्द जज्बात में लिपटी मिनहा की जानब बढ़ाई। ये दुनिया जान लेगी कि मिनहा मेरे लिए क्या है। जज्बे से अटा आँच देता लहजा लिए वो मिनहा के हाथ बढ़ाने पर खफीफ सा मुस्काया। वो ख्वाब भी थी, मगर चलो ज़माने के सामने किसी गरेज को नाप करने का अक्ल मंदाना फैसला लेकर वो अब अपना हाथ इस रूह की मकीन के हाथ में मकीन देखा, जिसकी आंखों में जज्बात का ठाठे मारता समुंदर मौजूद मोहसन था। वो आज ही बाद हशमतगरी के साथ पूरे पुरतपाक प्रोटोकॉल के संग मीडिया के सामने आई। पैलेस के मखसूस ऑफिस एयर लाउंज में राउंड मेज के गिर्द दरी कुर्सियों पर मुल्क के टॉप जर्नलिस्ट और टीवी चैनल्स के सीनियर सहाफ़ी पर जमान थे। इबाद की आमद और दाखिल होने पर सभी कैमरों ने इन दो के हाथ पर फोकस किया। गटागट तस्वीरें उतरी और अब तो मीडिया वालों ने एक बेचैनी लहराई। रस्मी अलेक्स लेग के बाद
मीडिया के इन लोगों के सवाल जारी थे। सर, आप काफ़ी दिन से मंजर से गायब हैं। आप तो हमारे न्यूज़ पेपर का अहम हिस्सा हैं। आप हमें बताएं इन प्यारी सी लड़की के बारे में कि ये कौन है। मीडिया का शौक सा रुकन पहले सवाल को लबों पर बिखरी मुस्कुराहट से पूछ रहा था। कुछ फासले पर खड़ा सराज इन दो की नज़र उतारता बहम मुस्कुराया, जिसे इन दो के इस साथ से इससे दिली तौकीयत मिली हो। मेरा मंजर से गायब होना दरअसल मेरे गुमशुदा बेटे की तलाश और गुलमेरे के कातिल का सुराग लगाना था। रही बात इनकी, तो ये मिसेस आबद हशमत क्यारी है, मेरी शरीक रूह, शरीक सफ़र और शरीक ज़िस्त। इबाद के मजबूत और अटे तारफ़ पर मीडिया के तमाम कारकुनों में हैरत की लहर दौड़ी। वो लोग चहमगोइये में डूबे। यह इंकशाफ तो इनके लिए किसी ब्रेकिंग न्यूज़ से कम ना था। रही बात मेरे बेटे की, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो मुझे मिल चुका है, जो सिर्फ मेरी वाइफ मिनहा इबाद का आने के बायस मुमकिन हुआ। पुलिस गुलमेरे के कातलों से तफ्तीश कर रही है। जल्द नताइज से आपको आगाह कर दिया जाएगा। मीडिया वालों की बेचैनी भामता वो खुद पर मिनहा के जख्मी में, मगर कहीं दिल की कैफियत बताती आंखें निसार होकर सरसरी देखता मतवक़्फ़ से के बाद मजीद बोला। मीडिया वालों की चेहरे पर खुशी दौड़ी, जैसे इस वक्त वह बात के इन सखों पर हम जोली जैसा रूप दहाड़े हों। इन सब की नज़र मिनहा पर थी, जो पहली बार खुद को इतना मतबर महसूस कर रही थी कि दिल भीग सा गया। जितना दुख इसे बात के वक्ती इश्तिहाल में कहे सरजाद लफ्ज़ों का हुआ, सब ज़ाइल होता गया। आप दोनों के इस नए सफ़र पर हम मुबारकबाद देते हैं, लेकिन आपकी और गुलमेने की शादी तो आज भी पूरे मीडिया और मुल्क के लिए एक ड्रीम रिलेशन था। क्या आपको मिनहा मैम से दूसरी मोहब्बत हुई? हमें कुछ बताइए ना। इबाद सर, लोग आप दो के इस मैजिकल साथ के बारे जानना चाहते होंगे। एक और निजी चैनल का रिपोर्टर करेदनी अंदाज से यकदम ही नरम टोन के संग पूछने लगा। मिनहा को दिल को धक्का लगा हो, तो गोया मिनहा इस कुर्ब रकबत के तौक से कभी निकल ना सकेगी। वो उदास थी। इसका मेकअप के हल्के फुल्के टच से लेस चेहरा भी उदासी छुपा ना सका। इबाद हशमत कैरी ने सबके सामने मिनहा का मरमरी हाथ पकड़ा और झुककर इसकी पुष्ट चूमी। ये मूवमेंट मीडिया वालों के जवाबात की तस्कीन और दिल धड़काने का सबब बना। हल्की सी होर्डिंग पर खुद मिनहा सटपटाए, मिनहा मेरा इश्क है, मेरी रूह की राहत। हम कैसे मिले, ये हम दो की ज़िंदगी का एक बहुत ज़ाती मामला है। जहाँ तक गुलमेरे का ताल्लुक है, वो मेरी ज़िंदगी का एक चमकदार हिस्सा थी और अहम रहेगी, क्योंकि वो मेरे वारिस की माँ थी। अल्लाह इसके दर्जात बुलंद करे। आप सबकी मुबारक का शुक्रिया। मैं चाहूँगा आप सब हमें अपनी दुआओं में याद रखिए। इंशाअल्लाह आपको मैं मंजर आम पर नज़र आता रहूँगा। इबाद का मखसूस अंदाज पर सहर ले जा और ये वजाहत मीडिया वालों के मजीद करेदते सवाल का गला घोट चुकी थी। मिनहा ने रुख मोड़े इबाद को देखा, जिसकी आंखों में दुनिया भर की मोहब्बत राक्सा थी। वही ये खबर जब बराह रास्त हूर और इसकी वालिदा ने टीवी पर देखी, तो एक लम्हे को वर्ता हैरत में गर्क हुई, लेकिन हूर के चेहरे पर खूबसूरत मुस्कुराहट डली। वो इसके मुस्तैक थी। मिनहा ने बहुत करफ चले हैं अम्मी, और देखें अल्लाह ने इसे रंग लगा दिए। हूर का रश्क और प्यार देखती इसकी वालिदा भी मुस्कुरा दी। वाकई अल्लाह ने इसे रंग लगाए थे। यही बराह रास्त कॉलेज हवेली में अदा साहिबा और माज़म साहब की बसारत में आए हर दुख की काट कर गई। वो दोनों एक दूसरे की सिमत देख कर मुस्काए। देखा आपने माज़म भाई, इबाद के लिए मिनहा इसकी सांस बन गए। अब आप सारी फिक्रें छोड़ दें। अपनी मिनहा को हमेशा ही वो इसी आला मकाम पर देखने की ख्वाहिशमंद थे। आज तो इनकी आसूदा मुस्कुराहट थमने पर ना आ रही थी। आंखें खुशी की तमाज़त से भरे जाती तो वो मुस्कुरा कर इन्हें रगड़ देते। मिनहा इबाद क्यानी ऐसे ही अरूज की हकदार थी और दादा का वाहद कलेजा थी। वो इनकी कुल दौलत। अब तो बस खुशी ही खुशी थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मिनहा तो आयशा के पास चली गई। अलबत्ता खुद इबाद भी जैन को थाने बुलाने पर गार्ड्स के साथ बहुत उजरत में निकल गया। नजिया कैनी इस वक्त से बफरी बला का रूप दहारे अपने बाल नोचे कमरे में मुतहश हालत में अपने इश्तियाल को सुलगाती रही थी। कल सरवर की ज़मानत के बाद वो कुछ बड़ा सोच चुकी थी। अब इसे अपने रहे सहे तमाम दुश्मनों का खात्मा करना था, जिनमें सरफरिश सरवर सराज शामिल थे। इसकी वैसी हालत बता रही थी कि क़यामत नज़दीक है।
कितने लम्हे आकर गुजर चुके थे, मगर वह मखदूश हालत में सर जकड़े पथराया बैठा था। मेज पर दरी फाइल पर लिखी तफसीलात जैन का मुंह चढ़ा रही थी। शहराज कुछ फासले पर मुअद्दब मगर तफ्तीश ज़दा सा खड़ा था, क्योंकि जब से ये सारा मामला जैन तक आया था वो होश गंवाए बस इन कागजात को घोड़े जा रहा था। कुछ देर पहले ही नोरा को इसके घर के बाहर से मुंह पर कपड़ा रखकर बेहोश किए वो जैन लाशौरी की अकलौती खाला फरीन के सबूत पूरी अमानत से करा आया था, जो एक नफीस और असूल परस्त खातून तो थी, मगर जैन की इस हरकत पर भी इस प्यारी मगर बेहोशी में भी बेजान सी लड़की को देखकर रंजीदा थी। मुझे जैन से ऐसी तवक्को हरगिज़ न थी। मुलाजमा जो नोरा के लिए बहुत से कपड़े और ज़रूरियात की अशिया आकर वार्डरोब में सेट कर रही थी, परी साहिबा की बात पर चौंक कर मुड़ी। वो राजगी से इस परी पैकर पर निगाहें जमाए अफसरदा थी। फरहीन साहिबा डॉक्टर थी और जैन लाशौरी का कुल सरमाया भी। जहाँ फरहीन के शौहर की वफ़ात हो चुकी थी, वहीं इनकी कोई औलाद न थी और जैन भी अपने माँ बाप का इकलौता बेटा इनकी हाँ साथी एक साथ मौत के बाद से फरहीन की ज़िम्मेदारी था। वो सिर्फ 7 साल का था जब इसने अपने माँ बाप की मौत देखी। बहन भाई का तो झंझट ना था, फिर वो आदम बाजार सा ददियाल और ननियाल से भी कटकर बस अकलौती खाला का बेटा बन गया। फरहीन खुद मख्तार औरत थी। उन्होंने अकेले जैन की परवरिश की और इसे एक काबिल इंसान बनाया, मगर चाह कर भी इंसान की ज़ात की खुशकी और तन्हाई का उजाला ना कर सकी। वो लोगों और रवैयों से कटा सा एक हकीकत पसंद आदमी बन गया और ज़ात से कोसों दूर हल्के गरेस बरतते वाला बस घर में फरी के साथ और घर से बाहर मुजरिमों की शामत और कानून के मुहाफ़िज होने की जिम्मेदारी निभाता। मगर ज़िंदगी के इस 31वें साल इसकी सन से किसी लड़की को लाना फरी के लिए किसी हैरत और फिक्र के झटके से कम ना था। वो शाम से अब तक इस लड़की की बाबत सवाल को कई बार जैन को कॉल मिला चुकी थी, मगर वो सिर्फ एक मैसेज भेजकर शाम बात खत्म कर चुका था। वो अब से यही रहेगी आनी, इसका मामला घर आकर तफसील से बताऊंगा। फिलहाल वो आपके पास मेरी अमानत है। जैन का मैसेज कई बार पढ़कर भी वो मुंसरिफ थी, लेकिन जैन से बार बार सवाल दही इनको खुद पसंद ना थी। तभी इसका इंतज़ार ही बेहतर लगा। कब वो मंदी मंदी आंखें खोले टेस्ट से दर्द करते सर को जकड़े सिसकी के खुद परी जो किसी गहरी फिक्र में गर्क थी, घबरा कर उठे इसके पास बैठी और शफकत से नोरा का हाथ थामना चाहा, मगर वो इससे बदार होती ही खौफजदा सी होती इनका हाथ झटकती फौरी उठ बैठी। ये जगह ये लोग सब पर आया था। अपने आप पर झपटते इस आदमी का ख्याल आते ही नोरा की आंखें भरी और इससे पहले तो वो रोती। परी ने इसके आंसू बहुत प्यार से हथेली पर चुने। वो लड़की भले खूबसूरत थी, पर इसकी सूजी आंखें किसी बड़े मलाल की खबर दे रही थी। घबराओ मत चंदा, तुम महफूज हो, इसे अपने घर ही समझो। फरहीन की दी वक्त की मुनासबत से तसल्ली नोरा को मजीद दर्दनाक कर गई। आखिर वो कैसे इस जगह आई? दिमाग सोच माउफ था। क्यों समझे हम इसे अपना घर? कौन है आप? कौन लाया मेरे को इधर? इसका लहजा अजीब सा साउंड किया। तभी फरी के माथे पर मजीद फिक्र से शिकन्ने उतरी। मुलाजमा भी सदमे में खड़ी मतवज्जा थी। हमारे फर्जंद की अमानत हैं आप, बाकी वो खुद आकर तुम्हारे साथ साथ मुझे भी तुम्हारी आमद की वजह बताएगा। फरी का परेशान सा लहजा नोरा को किसी सायरन के साथ खटका। वो उठकर बिस्तर झटक कर उठी। सर दर्द से भले फटा जा रहा था, मगर नोरा को जाना था। फरी बेकरारी से उठकर इस पेपरी बला की राह में आई। प्लीज़ चंदा, आप नहीं जा सकती। फरी का अंदाज मलते जाना था। नोरा ने सर्द मैरी से गोरा। काहे नहीं जा सकती? आपके इस फर्जंद की कब्र तो बाद में खो देगी नोरा, पहले यहाँ से निकलूँ। वो बिल्कुल फरी के होंठ छोड़ती इससे पहले वहाँ से जाती, किसी चौड़े सीने से टकराती, कराहट दबाती लहराई, मगर संभालते ही सामने मौजूद इस शख्स को देखते ही नोरा की आंखों में सुर्खी चलकी। वो इबाद का ऑफिस में बैठे मुंतजिर था, मगर इसे बार बार फरी की कॉल करके दिखाई देती बेचैनी मजबूर कर गई थी। तभी वो शराज को वो फाइल थमाए खुद आधे घंटे के लिए घर आया था। मुलाजमा वहाँ से इस खूनखार तसादम को देखते गायब हो चुकी थी। अलबत्ता फरीन की जायसी नजरें इन दो पर थी। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे अगवा करने की, मनहूस पत्थर दिल अफसर?
तस्कीर के संग वो जैन का चेहरा देखते ही जिस दलेरी से इसका गिरबान पकड़े चीखी। ये ना सिर्फ जैन के लिए एक धचका था बल्कि फरहीन भी इस लड़की की जुर्रत पर दहल गई, क्योंकि कल तुम पूरी शान से जैन लाशरी की के अकद में आओगी बिना चू चा किए। जैन अपनी शोलाबाज नजरें और इस सरसराती आग लगाती फतामंदी में लिपटा आशिकी से नोरा के कान में सूर फूंकता बोला, जहाँ फरी पत्थर बनी वहीं नोरा का दिल चाहे शख्स का कलेजा नोच डाले। तेरे अकद में आती है मेरी जूती, छोड़ दे मुझे वरना तेरी जिंदगी हराम कर दूंगी। कातल दरिंदे अगवाकार मनहूस तेरी कब्र खोदेगी नोरा। हलक के बल चलाती वो चीखी कि इसका नाजुक चेहरा लहू से तनतना उठा। इस सारे ड्रामे पर फरी का जवाब दिया, स्टॉप, कोई मुझे भी बताएगा ये क्या तमाशा है। फरीन के सख्त जुमले पर वो दोनों ही एक दूसरे को सलगाने पर से चौंक कर थमे। फरी, कल आप शाम तक इसे तैयार करवा दीजिएगा। मैं इसके लोफर भाई से बिना इजाज़त इस बेलगाम घोड़ी को निकाह में नहीं लेना चाहता। अगर ये भागने की कोशिश करे तो बेफिक्र रहे, बरौनी दरवाजे पर खड़े गार्ड्स इसको देख लेंगे। बाकी तुम अगर घर के किसी दीवार को फलांगने का सोच रही हो तो वहाँ करंट छोड़ा गया है, लिहाजा चॉइस तुम्हारी है कि करंट से मरना है या मेरे हाथों। वो बात भले फरी से कर रहा था, मगर देख सुर्खियों में गलते नोरा के चेहरे को रहा था, जो इसके बाद अपना जब्त बरकरार न रखे। जैन के सीने पर अपने नन्ही मुन्नी कुव्वत से कई मुक्के मारती। जब थक गए तो बेड के किनारे उजड़ सा चेहरा लिए जा बैठी। एक भरपूर निगाह जमीन को घूरती बराई आंखों वाली नोरा पर डालता खुद वो खफा और बरहम सी फरहीन को बाजू से लगाता कमरे से निकला और बंद करते ही मुलाजमा को निगरानी पर चिमर जमान के खुद लाउंज एरिया तक आया और अपनी बरहम फरी को बैठाए खुद भी बैठा और चंद मिनटों में न जाने कौन सी दास्तान सुनाई कि फरी तो बखला कर रह गई। आंखों में हैरत से फटा तासुर था। ये क्या कह रहे हो जैन, तुम तो मुझे परेशान कर दिया। फरी का सदमात में लिपटा जमला जैन को दिल जली से मुस्कान दे गया। वो फिलहाल अकेली है, इसके बाबा मर गए, वहाँ सहारा बाई है जो जेल में है, तो ऐसे में जैन लाशौरी अपने दिल की दुनिया हला देती। इस आफत को इस नोच खाते ज़माने के रहमो करम पर कैसे छोड़ देता। वो अपनी हिफाजत कर सकती है, लेकिन शायद मुझे ये करके एक अलग ही खुशी मिलेगी। आज वो जैन को एक यकसर अलग रूप में देखकर सदमे में थी। इसके फैसले की शिद्दत और उजलत समझ आते ही फरहीन ने मुस्कुराकर जैन का हाथ अपने हाथ में लिए चूमा। फरी का पूछने का अंदाज अछूत और मुलायम था। नहीं, लेकिन जल्द इस बात का फैसला कर लूँगा कि क्यों अहम हुई। खैर, आप कल तक इसे संभाल लें, मुझे अब निकलना होगा। वो हवा के घोड़े पर हमेशा ही सवार रहता था। फरी ने इसकी मुकम्मल हिफाजत की यकीन दहानी सौंपे रुखसत कर दिया। जब तक वो वापस थाने पहुंचा इबादत अजमत कराने की आमद हो चुकी थी। शराज इसे सारे मामले से आगाह कर चुका था। तभी इसके ऑफिस रूम में आकर बैठने पर इबाद ने एक सर्द से निगाह जैन पर डाली। ये सब मेरे लिए किसी धक्के से कम नहीं। इबाद की बारी आवाज़ जैन को दर्द से अटी भी लगी, मगर जैन को खुशी थी कि वो शायद बहुत बड़ी उलझन से बासानी निकल आया है। मेरे लिए भी था। क्या आप वाकई गुलमेरी साल आपकी ज़ौजत में रही? कभी भी आपने इनसे इनकी फैमिली के बारे में नहीं पूछा? जैन का लहजा बेलचक था। इबाद ने वो फाइल्स में मेज़ पर बेजारी से रखे कुर्सी की पुष्ट से टेक लगाए, सिगरेट निकाल कर सलगाई और जैसे किसी तकलीफ को दबाने के लिए लगातार 2-3 कश भरे। जैन इसकी हरकत और साकनात गौर से मुलाहिजा कर रहा था। इसने कहा था वो यतीम और बेसहारा है, यतीम खाने में पली है, एक अमीर फैमिली ने अडॉप्ट किए, पढ़ाया लिखाया। फिर वो जब मॉडलिंग और फिल्म इंडस्ट्री में आई तो इसके दूसरे माँ बाप जो कि खासा अदबी घराना था, नाता तोड़ गए। इबाद ये सब सपाट अंदाज से कहता गया। कश लेते लेते इसकी सांस फूलने लगी तो खुफ्त से इसे जैन की मेज़ पर जरे ऐश ट्रे पर वैसे ही मसल किया जैसे इस वक्त इसका दिमाग था। अब आप बताएं कि सरवर हुसैन की क्या सज़ा होनी चाहिए? क्या आप अब भी गुलमेने के कातलों की सज़ा चाहते हैं? जहाँ तक मुझे इल्म है, अगर कोई सबूत और गवाह ना हुआ तो वो कल पहली पेशी पर ही जमानत पर रहा हो जाएगा। फाजल गोजा को मामला भी आपके सामने है। इसका रिकॉर्ड और इस कत्ल के पीछे की कहानी इसे मुजरिम साबित नहीं कर रही। ज़्यादा से ज़्यादा इसे थोड़ा सा जुर्माना और 1-2 साल की सज़ा ही होगी। जैन के मजीद पेश किए गए मामलात पर इबाद बेकरार सा सीना मसले उठ खड़ा हुआ। यूँ लगा सांस को चलती हुआ थम गई हो। सरवर हुसैन इसके अलावा भी कई नजिस कामों में मुलव्वस है। सबूत पहुंच जाएंगे कल तुम तक,
لیکن فی الحال اس کی ضمانت ہو لینے دو۔ میں چاہتا ہوں اسے اور نجیہ کیانی کو رنگے ہاتھوں پکڑوں۔ رہی بات فاضل گوجا کی تو اس کا معاملہ تم پر ہے۔ اس سے جو بھی بات پتہ چل جائے تو مجھے بتاتے رہنا۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد عماد نے سنجیدگی کے سنگ سپیڈ چہرے کے ساتھ زین کو ہدایت دی اور خود بھی زین اس پر اٹھ کھڑا ہوئے چلتا ہوا عین عماد کے روبرو آیا۔ بیٹے کے ملنے کی مبارک آپ کو، لیکن حارث کی کیا سزا متعین کیا؟ پھر آپ نے؟ زین کا لہجہ نرم اور آنکھیں عماد پر جمی تھی۔ خیر مبارک، اس کی سزا وہ خود اپنے آپ کو دے گا۔ اگر وہ یہاں آتا ہے، اپنے جرائم قبول کیے تو بند کر دینا خبیث کو، لیکن یہاں رہے کوئی پرچہ مت کاٹنا، کچھ دن رکھ کر چھوڑ دینا، باقی اس کی سزا اسے مل چکی ہے۔ اتنا بڑا نقصان کرنے کے باوجود عماد کا یہ نرم سا فیصلہ زین کو بھی مسکانے پر اکسا گیا۔ جیسا آپ کو ٹھیک لگے، سرور پر نظر رکھوں گا، اس بار میں خود بنے، ضمانت ہو جائے۔ دوسرا، آپ کے الیکشن میں کامیابی کی پوری توقع ہے۔ زین کا انداز اوسا نہ ہوا تو عماد بھی پھیکی سہی پر مسکراہٹ عطا کرتا اس کے کندھا تھپکائے آفس سے نکل گیا، جبکہ زین کا ارادہ اب اپنے ہونے والے سالے سے ملاقات کا تھا۔ ناہنجار اولاد نجیہ کو کوسنا حارث کے سینے پر ہتھوڑے سا برسا تھا، مگر پرواہ کسے تھی؟ وہ مزے سے وسیع و عرض لاؤنج میں ٹانگیں پسار کر بیٹھا ڈنر کے بعد سے میچ دیکھ رہا تھا، جبکہ اس کی ساری کارستانی سن کر نجیہ کو وہ آگ لگی کہ شعلہ بنا دکھائی دیے بھی محسوس ہوئے۔ آپ ایک کام کریں کہ اپنی اولاد پر فاتحہ پڑھ لیں اور سمجھیں ہم بھی اپنے بابا کے ساتھ مر گئے تھے۔ نہ تو فریاد کو آپ کی ضرورت ہے نہ مجھے۔ فیصلہ لے چکا ہوں کہ خود کے گناہ کیسے دھونے ہیں۔ آج آخری دن ہے، کل سے خود کی سزا تعین کر دوں گا۔ مسلسل ٹی وی پر نظر جمائے وہ لاپرواہی میں بہت سی سرد مہری برے نجیہ کی کائنات ہلا رہا تھا، مگر وہ اپنا سر پیٹتا محسوس کر رہی تھی۔ تم جیسی اولاد سے بہتر واقعی یہی تھا، یا بے اولاد ہوتی یا پیدا ہوتے دونوں کو زندہ دفن کر دیتی۔ وہ چکر کاٹتی سخت دل برداشتہ ہوئے دہاڑی اور حارث نے میچ سے نظر ہٹائی سہازیہ نظر اس سپاک عورت پر ڈالی۔ اور کیسے زندہ دفن کیا جاتا ہے ماں حضور؟ خدا نے یہ سزا شاید ہی ہم دو بہن بھائیوں کے لیے ہمارے بدبخت کرموں پر بھی طے کی کہ آپ جیسی ظالم کے قدموں میں ہماری جنت رکھ دی۔ خدا گواہ ہے کہ ایسی جنت تمام تر خواہش کے مسترد ہو جانی۔ ہم سے آپ اپنے آپ سے پوچھئے گا کہ زندہ دفن ہی کر دیا آپ نے ہمیں۔ ایک تکلیف اور دکھ تھا جس کے زیر اثر حارث کی آنکھیں سرخ ہوئیں اور نجیہ نے قدورت برے انداز سے حارث کو دیکھا، جیسے اس کی جان لے لینا چاہتی ہو۔ اپنی بکواس بند کرو حارث، میں نے جو کیا تمہارے اور فریہ کے اچھے مستقبل کے لیے کیا۔ اس بار وہ لہجہ نرم کیا، جان بوجھ کر اس کے قریب ٹک کر اس نیت سے مدم پڑی کہ کاش یہ بیٹا تو اس کی طرف ہو جائے، مگر وہ اس پر ہنسا، تلخ اور زخمی ہنسی۔ دکھائی دے رہا ہے مستقبل، بیٹی کو ایک معصوم کا قاتل اور بیٹے کو دنیا جہاں کا بدبخت انسان بنا کر، لیکن شاید اس میں میری اور فریہ کی برابر غلطی تھی، کیونکہ ہم نے بھی بد ہدایتوں کی طرح آنکھیں میچ کر دل پر قفل لگوا لیے۔ جائیں یار، میرا دل شاید زخمی ہے، کہیں دکھ میں آپ کی بے ادبی نہ کر جاؤں، اور کوشش کریے گا اپنی این جی او اور ڈالر لوٹتی سازشوں میں ہی دھیان رکھیے۔ مجھ پر اور فریہ پر اپنا سوچ کر وقت برباد مت کریے گا۔ اپنے لیے میں کافی ہوں اور اپنی بہن کے لیے بھی۔ صاف کٹا پٹا لہجہ لیے وہ جس تکلیف سے یہ سب نجیہ کو بولا، لاؤنج کی سمت حارث کی کافی لاتی آشا جان بوجھ کر رکی اور اوٹ میں چھپ سی گئی۔ سب کو دیکھ لوں گی۔ شعلہ لپکاتی آنکھوں سے وہ باقاعدہ وارن کیے گئی، اور اس کے جاتے ہی عائشہ کافی کم عقلی چہرے پر اتری افسردگی دبائے چلتی ہوئی قریب آئی اور حارث کے سامنے میز پر کافی کا مگ رکھے اس سے پہلے مڑتی حارث کے پکانے پر رکی اور پلٹی۔ میرے پاس بیٹھ سکتی ہو؟ بس تھوڑی دیر۔ وہ جس طرح اس سے خواہش کرا تھا، عائشہ کے دل کو دھکا سا لگا۔ تمام تر ڈر اور دکھ کے بھی وہ حارث کے سیدھا ہو کر بیٹھتے ہی بینچ میں ایک فرد کی جگہ کا فاصلہ بنائے بیٹھی۔ انداز بہت سمٹا سا تھا۔ میں اگر یہاں سے ہمیشہ کے لیے چلا جاؤں تو تمہیں خوشی ہوگی کیا؟
कुछ देर आयशा का झुका चेहरा तकता वो सवाल से इसे चौंकने पर उकसा गया। रुख माताब उठाए वो शाह की निगाहें जब्त न कर पाई। मुझे खुशी क्यों होगी सर? आपका ये घर है, मैं यहाँ एक वर्कर हूँ। मेरा मतलब ये सवाल आप क्यों कर रहे हैं? आयशा का मतबस्सम होना बांध कर वो एक गहरी मुस्कुराहट इसे देता न जाने क्या सूझी के बिना पलके चपकाए वो इसे देखता रहा, इतनी गहराई से कि आयशा सटपटा सी गई। अभी नहीं हारिस क्यानी, पहले अपनी ज़ात पर लगे नजस दाग धोने होंगे। दिल तो चाहा वो इस बोली मगर बहुत ही अजीज़ लड़की से अपने गहरे जज्बात बयान कर दे, मगर अभी इसे अपना आप आयशा के लायक न लगा। तुम बहुत अहम हो मेरे लिए। खफीफ सी मोहब्बत आंखों में रक्सा किए वो आयशा के खोए तासरात को जांचता। जो ये अफसल सा जुमला अदा कर गया, इसने आयशा को मस्मराइज किया था। वो कितनी देर कुछ ना बोल पाई। जब मैंने पहली बार एक लड़की के साथ रात गुजारने का फ़ैसला किया था, तब शायद वो पहला लम्हा था कि मेरे अंदर से किसी ने कुरला कर मलामत की थी। लेकिन ये सब हम थी अपर क्लास में मामूल के शौकीन थे। वो लड़की मुकम्मल राज़ी थी। इसे ना अपनी ज़ात का ख्याल था, ना मेरे आगे बेआबरू होने पर कोई शर्म, जैसे इसके लिए ये बहुत फ़ख्र की बात हो। कुछ सीने में सलगा तो हारिस की यकदम सरगूर होती हालत और इस इंकशाफ पर आयशा का दिल सुकड़ सा गया। इस शख्स से गिनती आई, मगर अभी हारिस की बात मुकम्मल ना हुई। लेकिन तुम्हें पता है, मैं एक महदूद हसार और हद से निकल ही ना सका। इस लड़की ने मेरे बीच राह दुत्कार कर फरार करने पर मेरे ऊपर स्मगलिंग का केस करवा दिया। हालांकि वो सच था, मगर इस लड़की ने सबूत फराहम किए जो मम्मा ने वकील को पैसे देकर मटवाए और मुझे ज़मानत पर बरी करवाया। आखिर वो क्यों आयशा को अपनी ज़िंदगी के सच बता रहा था? ये पहली बार था कि आयशा को महसूस हुआ इसके दिल को किसी ने थपकी दी हो। मतलब आपने इस लड़की के साथ कुछ गलत नहीं किया था? आयशा का सवाल बेबाक था, मगर वो ये पूछ कर हरगिज़ शर्मिंदा ना थी। नहीं, एक कुछ कहते ही वो आयशा के सुर्ख होते चेहरे को भांपे। इस लफ्ज़ को कहते कहते खामोश हुआ। आयशा ने न जाने किस तरह गुस्सा दबाया। वह इसके तासरात देख रही थी जो गुस्सा दबाती गटी सी हारिस को मज़ीद करविदा कर गई। न जाने किस खौफ के पेश नज़र आयशा ने अपने होंठों को भींच लिया। फिर ये हर बार हुआ। हल्के फुल्का लड़कियों से मुंह लगाना तो मेरा मामूल था। तुम पर भी ट्राई किया कई बार, लेकिन तुम हाथ ही ना लगी। पहला जुमला बेबाकी और खुले अल्फाज में अदा करता वो आखिर तक आयशा की रंगत जर्द कर गया। इसे वो सब मंजर जहन की स्क्रीन पर चलते महसूस हुए जब हारिस ने इसे अकेले में दबोचने और इसको बेखुद नज़र में महसूर करने की कोशिश की थी। आयशा के चेहरे पर अताब उतरा। तुम इन सब जैसी नहीं थी। तभी कोशिश नाकाम होने पर खुशी होती थी मुझे। हारिस का अगला जुमला मानो आयशा का सारा इताब बहा ले गया। क्या वो इसे मतबर कर गया था? नमी सी आयशा की आंखों में उभरी। बारहा ऐसा हुआ। मैं बुरा ज़रूर था पर जानी ना बन सका। हर बार कोई कशिश मुझे रोक लेती। मार कुटाई स्मगलिंग में मेरा सानी कोई ना था। शराब खोरी और जुआ मेरा मनपसंद था, मगर सुकून ना मिला। इस सब ऐश में सुकून जानती हो कहाँ है? ये इंकशाफ आयशा को सुकून दे गया। वहीं हारिस के आखिरी सवाल पर आयशा ने गायब दिमागी से इसको देखा, जिसे जैसे बहुत उलझी हो। वो मुस्कुराया। गुलाबी लबों पर तहलका मचाती मुस्कुराहट पर आयशा मतबज़्ज़ब हुई। कहाँ? आयशा का पूछना हारिस को नेमत खुदाबंदी लगा। तुम्हारे आसपास, तुम्हारे इतने करीब से ही, तुम्हारी सूरत देखने से, तुम्हारी आंखें खोजने पर। न जाने क्यों वो ये कहते हुए आयशा का हाथ बेख्तियारी से थाम बैठा। इस सर्द सी लहर आयशा के पूरे वजूद में सरायत करती चली गई। जी, आयशा का होंठ होकर यह कहना हारिस को हंसा गया। जी हाँ, इसी के अंदाज में वो इस बार शौक हुए बोला। आयशा की आंखें पलों में तर हुई। आप क्या कह रहे हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा। छोड़े हाथ। बौखला कर सुरख हया से अटा चेहरा मोड़े वो इसके हाथ से अपना हाथ छुड़वाए उठी और इससे पहले वहाँ से फरार करती एक कदम संजीद करती सदा इसे रोक गई। मुझ बुरे से शादी करोगी? मगरूर कहीं की शाही यही है। शौक सा जुमला उछालता वो आफत खेज मुस्कुराया और वो नम नम पलके चिपकाती हैरत का झटका खाए मुड़ी नहीं। पहले वो सब निशानात मनहमद करके आए।
रंधी आवाज़ से वो भीगी पलकें मीच कर तकलीफ से कहती बाहर दौड़ी और हारस ने दिल जली मुस्कुराहट के संग वापस टांगे पसार कर सामने देखते गोया अपने दिल पर हाथ रख के सहलाया। होंठ काटे जैसे कोई सितम ढहाने का आगाज़ हो। कैसे मिटेंगे मेरी अयाशियों के ज़िद्दी निशान मेरी ज़ात की सफ़ेद चादर से? क्या कोई ऐसा तरीका नहीं कि मैं पाक हो जाऊं? मोहब्बत तो सिर्फ पाक को कबूल करती, नजिस को कौन कबूल करता? अगर मैं वाकई कामल नजिस ठहरा दिया गया तो दुआ है उम्र कैद की सज़ा मिले, मौका ही ना मिले किसी हसरत पालने का। इस बार वो सरासर तकलीफ से बोला, अपनी ज़ात को खुद को चौके लगाए। ये भूल गया कि एक दर है जहाँ हर नजिस गुनहगार की सुनवाई मुमकिन थी। सराज को जब इबाद ने सारे मामले से आगाह किया तो वो भी मुंचक्का रह गया। ये सब तो सोच भी तस्लीम करने से इनकारी था। बहुत ही अजीब है ये सब। सराज और वो लॉन में ही खड़े थे। डिनर करने के बाद आयशा इन्हें भी कुछ देर पहले ही काफ़ी देकर गई थी। सर्दी की बढ़ती शिद्दत हवास पर उतर रही थी। बहुत सारे मान टूट कर कच्ची हो गए। जिस औरत को सर का ताज बनाकर इज्जत दी, इसने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा और फ्रॉड किया। अल्लाह सबसे बेहतरीन कारसाज है, तभी मुझे इस औरत से मोहब्बत होने से बचा लिया गया। इबाद का लहजा ठंडा ठार आखिर तक थोड़ा मुस्कुराया और यही खुशी सराज का सुख बनी। अल्लाह के हर काम में मसलत होती है भाई। परिया ने मुझे भी सुबह सब बताया तो मुझे सख्त गुस्सा आया इस बेरहम पर। तकलीफ़ में थी और फिर नजिया साहिबा ने सब जानने के बाद इस पर हाथ उठाया तो मुझे फरिया पर से गुस्सा हटाना पड़ा। एक हफीफ सी पेशमानी लिए वो जो इबाद को कहना चाह रहा था वो समझा जा चुका था। तभी इसने मुस्कुराकर सराज की गाल तपतपाई। फरिया पर तुम गुस्सा नहीं कर सकते सराज अली, कम अज़ कम इसके पास इसका ये हीरो तो राज़ी और रज़ा यसा रहे। मैं फरिया से नाराज़ रहूं या इस पर चिल्लाऊं ये मेरा हक है, लेकिन तुम किसी भी वजह से इससे ख़ुद को दूर नहीं करोगे और ये मेरा हुक्म है। पलों में बाद इसकी कशमकश दूर करता आखिर तक ज़रा रौब जमाए बोला तो सराज के दिल पर दरे बोझ के हट जाने पर वो यूं ही दिल की चाह पर इबाद के गले जा लगा। दोनों भाइयों ने घोट कर एक दूसरे की अहमियत बताई और दोनों के चेहरे पर पुरस्कून था। इससे दूर रह ही नहीं पाता। आज तो हलाल इजहार दे बैठी है भाई। ज़रा हिचकिचा कर वो अपनी जिस्त की इस कामरानी को इबाद से शेयर करता बहुत प्यारा लगा। तो इसे उम्मीद है सराज अली नाउम्मीद ना करेगा। जाओ इंतज़ार कर रही होगी। शाबाश। बरादराना मोहब्बत और शफकत के संग वो इसे भेजता खुद भी ट्राउज़र के जेबों में हाथ घुसाए। कितनी देर आसमान की वसातों पर नज़र जमाए सितारे देखता रहा तो नज़र अपने रूम की बालकनी में स्याह में लिपटी राहत रूह पर पड़ी जो गहरे गहरे सांस हवा के सुपुर्द करती रात से हम कलाम थी। वो भी बेदहानी में ही नीचे देखने लगी तो नज़र इबाद से मिली तशना सी आंखें, मगर नज़र बौखलाकर हटाई वो पूरे कमरे की सिमत बढ़ गई और इसका ये फरार इबाद को दिल जली मुस्कुराहट बख्श गया। दूसरी तरफ काफ़ी देर से जैन चुपचाप फाजल गुजा के सामने इसे बहुत नफासत से खाना खाता देखकर दोनों हाथ सीने पर जमाए कुर्सी की पुष्ट से टेक लगाए बैठा था। जब से फाजल को जेल लाया गया था इसे पानी तक ना दिया गया, मगर आज जैन ने इसके लिए ख़ास खाने का इंतज़ाम किया और आगे भी शराज की ये ज़िम्मेदारी लगाई। खैर है ना, बड़ा मेहरबान हुआ है। आखिरी बड़ा सा लुकमा जैन पर मशकूक निगाह गाड़ कर मुकम्मल चबाने के बाद वो मस्ती से लहजे में बोला, तुम्हारे बाबा इस दुनिया में नहीं रहे फाजल। जैन का ये जुमला इस कदर दर्दनाक था कि वो जो पानी पी रहा था गले में लगते फंदे पर सीना पीड़ता कराने लगा। जैन को अपना एहसास जुर्म खंजर की तरह सीने के पार जाता महसूस हुआ। फाजल को पता था बाबा बिस्तरे मरग पर है, मगर इसे जो चीज़ रुला रही थी वो बहन का अकेला होना था। काफ़ी देर जैन इस भारी भरकम साड़ नवा आदमी को सिसकता कराहटे गूंजता देखता रहा, फिर कुछ कहने को तैयार हुआ। नोरा। जैन के इस नाम को लेने पर फाजल ने कराना बोले जहर खंदी से जैन को लड़थड़ा, मैं तुम्हारी बहन नोरा से निकाह का ख्वाहिशमंद हूँ। वो अभी मेरे घर मेरी आनी के पास है और बिल्कुल ठीक है। जैन का सीधा स्वभाव ये कहना फाजल को पथरा कर रह गया। क्या बकवास कर रहा है, तेरा भेजा काम करना छोड़ गया क्या? क्या तमाशा है ये इंस्पेक्टर? फाजल मुश्तिल हुए भड़क उठा। इसकी कन पट्टियों की रग गुस्से और अजियत से उभर आई। इजाज़त।
زین نے گویا یوں دہرایا جیسے فاضل کی بات سنی ہی نہ ہو۔ میں وہ سچ جان چکا ہوں جو دل میں دفن کیے بیٹھا ہے تو فاضل، فی الحال اسی میں عافیت ہے کہ تو مجھے اجازت دے۔ میرے دل میں اتر گئی ہے وہ، اور فی الحال اسے بھی ایک مضبوط سہارا چاہیے، کیونکہ اب اس کے پاس بابا نہیں جو وہ تیرے یہاں ہونے پر محفوظ ہوگی۔ زین نے بنا تمہید مانے یہ کہہ کر فاضل گوجا کی ہنسی پناہ کی۔ وہ جبڑے بیچ تک گرا اٹھا۔ حرام زادے، میری بہن پر کب سے نظر تھی تیری؟ میں جان نوچ لوں گا تیرے سینے سے دل نکال کر۔ فاضل کا انداز کاٹ کھانے سا تھا۔ زین کے اطمینان میں قدرے اضافہ اسے اور سلگا گیا۔ یہ لمبی کہانی ہے، فی الحال اجازت چاہیے۔ ولی کی اجازت کے بنا نکاح جائز نہیں ہوتا، اور میں اسے جائز طریقے سے اپنا بنانا چاہتا ہوں۔ باقی تیرا معاملہ میں اس عقد کے بعد بہت فرصت سے دیکھوں گا۔ زین کا مزید مشتعل کرتا انداز فاضل کے ہاتھ پیر جکڑ گیا۔ اسے زین پر سخت نفرت ابھر رہی تھی، مگر مرتا کیا نہ کرتا کہ مصداق اور اپنی نورہ کی فکر اسے اس اجازت کو دینے پر مجبور کر گئی۔ زین کے لبوں پر دلکش فاتحانہ تبسم۔ مسئلہ وہ میرے پاس تجھ سے زیادہ محفوظ ہے، یہ میرا وعدہ ہے۔ تیرے بابا کی موت کا بہت افسوس ہے مجھے۔ کچھ چاہیے ہوا تو شیراز کو کہہ دینا، آرام کر۔ نہ جانے کیوں کل تک پیٹتا یہ آفیسر ایک ذرا سے سچ پر موم سا نرم اور شفیق رحم دل ہو گیا تھا۔ زین کے لاکر روم سے اوجھل ہونے تک فاضل اسے ایک حسرت سے تکتا رہا۔ کچھ بھی تھا، مگر فاضل کو زین لاشعوری ایک اچھا انسان معلوم ہوا تھا، اور نورہ کی فکر بھی قدرے کم ہوئی تھی۔ پر بابا کی موت پر وہ پھر سے پست آواز میں کوکنے لگا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو منہا صوفے پر دبک کر بیٹھی فون پر آہت کی تصویر دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ جب عباد کے اندر آنے اور دروازہ بند کرنے پر دنستہ سمٹ جاتی، فون آف کے وہیں رکھتی اٹھ کر سونے کے لیے بستر کی جانب مڑی، مگر عباد نے اس کی گلابی کلائی جکڑے ایک ہی جھٹکے سے اپنی روبرو دھڑکنے کے لیے لا کھڑا کیا۔ وہ عام حجم سے بڑھ جاتی رت جاگے کی غماس آنکھیں عباد کو سلگا سا گئی۔ دل تو چاہا انہیں اتنا دیکھے کہ وہ ان لمحات کے شافی ہونے پر ہر در سے نکل آئے۔ گل مینے کی سچائی کے بعد تو اسے منہا سے اور والہانہ عشق ہو گیا، لیکن وہ بہت اداس اور ملال میں ڈوبی لگ رہی تھی۔ تم میرا سکون ہو منہا، سکون غریب ہی جچتا ہے۔ دونوں بازوؤں میں اس ہر احساس سے عاری مومی گڑیا کو برتا وہ ایک جذب سے بولتا خواہش پر رکا۔ اور آپ جان کا وبال ہے سو دور ہی اچھے ہیں۔ بنا مقابل کے جذبات کی شدت کا لحاظ کیے وہ بنا سوچے بولی، مگر اگلے ہی لمحے اپنی اس فضول گوئی پر پشیمان سی بات کیانی کے چہرے کو اپنی ملائی جیسی ہاتھوں میں بھر گئی۔ سوری۔ اپنی بے لگامی پر وہ فوراً اس حسین انداز سے معذرت کر گئی کہ عباد کے ہونٹوں پر نرم مسکراہٹ اتری۔ منہا نے مقابل کے بدلتے موڈ اور اس پر سرور آنکھیں بام کر فوری ہتھیلیاں ہٹائے نظر جھکا لی۔ بھلے جان کا وبال سہی، لیکن آخری سانس تک تمہارا ہی ہوں۔ مجھے میرے کیے کی زیادہ لمبی سزا مت دینا۔ تمہارے ساتھ بہت سے لمحے عمر کرنے کی خواہش رکھتا ہوں۔ اگلے 2-3 ہفتے مصروفیت کے باعث تمہیں تنگ بھی نہیں کروں گا۔ تم اور فریا واپس گاؤں چلے جانا، کیونکہ یہاں بہت سے کام ہیں۔ میں آہت سے اب ایک ہی بار ملوں گا جب یہ الیکشن وغیرہ کا جنجال تھم چکا ہوگا۔ شروع میں وہ جس طرح منہا کے گال سے اپنے لبوں کو مؤدب سا مس کیے بولا، تو ساتھ ہی اپنی اتنی دن کی جدائی دے کر منہا کا دل آرازاں کر گیا۔ کیا وہ اس کے بنا رہ پائے گی؟ منہا کا دل سراسر انکاری تھا، اور اگر میرا دل نہ لگا وہاں آہت کے ہوتے، دادا کے ہوتے بھی یہ شاید شام کا اثر تھا۔ اتنی رعایت تو وہ دے سکتی تھی، کیونکہ ساری دنیا کے سامنے اس شخص نے اسے قبول اور منظور کر کے معتبر کیا تھا۔ منہا کے حسرت سے پوچھے سوال پر عباد دھیما سا مسکایا۔ منہا کی ٹھوڑی پر عاجزی سے لب رکھے وہ اس کی اس خاموش بات کلچ کر رہ گئی۔ عباد، وہ سراسر خفا تھی، ناراضگی آواز میں رچ گئی۔ تو میں خواہش فہمی پال لوں گا۔ کیا کم بخت محبت کی آگ تم تک بھی پہنچ گئی؟ اتنا قیمتی کروں گی تو جدائی کاٹتے کاٹتے ختم ہو جائے گا یہ مجرم۔ شروع میں وہ جس اذیت سے بتا گیا، آخر تک وہی اذیت کسی
अनकहे करब का रूप धार गई। मीनहा से बिल्कुल भी जज्बाती तौर पर सरजाद हुआ कि वो इसकी गाल पर प्यार दे बैठी। वो इसे अपने लिए तड़पता हरगिज ना पाया। इबाद ने आंखें ज़रा देर को बिल्कुल वैसे मूंदे जैसे वो इस लम्स को गाल से ज़बान पर गलते और चहकते महसूस कर रहा हो, और वो इसे कई लम्हे देखती ही रह गई। इसे क्या समझूं मैं? आंखें वाक किए वो मिनहा के उदास से चेहरे को तकता, इसकी वीरान आंखों में झांक कर सवाल पेश किए बोला, एक शरारा? शायद यही है। आप बता सकते हैं ये लफ्ज़ क्या है? मिनहा इसके उल्टे नसब धड़कते दिल से हथेली जोड़े कमाल अदा से बोली, अलबत्ता मुस्कुराने से गुरेज किया। इस शरारे से जल गया मैं तो वो भी किसी आशिक मजावर की मानंद हसरत से ही पूछ बैठा। वो अपनी एड़ियों पर उठकर इबाद की कुशादा पेशानी पर अपने नरम होंठ रखकर चूमती फिर से इबाद के इस जादूगरनी के काबू करते अंदाज पर आंखें मूंद लेने पर खफीफ सा मुस्कुराकर रूबरू हुई। तो ऐसे मैनेजमेंट करने में देर नहीं लगाऊंगी। वो मुस्कुराई थी, यूं ही सही, दिल के कहने पर ही सही, पर इबाद तो थम कर रह गया। मिनहा, मुझे इन नेमतों से मरहूम मत करना। ये बिखरा हुआ शख्स तुमने ही समेटा था और ताउम्र समेटना है। मुझे सजा दो, लेकिन अपने आप से महरूम मत करना। मैं सच कह रहा हूँ, तुम्हारे गरेज मेरी जान ले जाएंगे। थकन लिए वो मिनहा की खुद पर हर बोझ से आज़ाद आंखें जमी पाए एक रवानी से कहता गया, और मिनहा ने उसके दिल की धड़कन से अपना दिल बिना किसी मज़ाहमत के मलाया और अपनी बाजुओं को इबाद की पुछ से एक तसल्ली से सहलाने लगी। दोनों की धड़कन एक दूसरे में साफ साफ मुंतकिल हुई। बीच में बस वजूद की ज़रा सी बंदिश ही तो थी, दिल तो आन मिले थे। इबाद ने इससे पहले अपने दिल को इतने सुकून में कभी महसूस ना किया। जब भी दिल मिलाना हुआ मिनहा खुद मिलाएगी, वरना तर पाएगी। अपने कानों की और मिनहा की नरम पंखड़ियों से अदा होती सरगोशियाँ पर इबाद ने इसे बाजुओं में भरा तो लगा दिलों ने भी एक दूसरे को थाम लिया। पूरे वजूद में सनसनाती इबाद के दिल की धड़कन मिनहा की जान लेने को काफ़ी थी। तुम जब जब दिल मिलाओगी तो मैं इनको जुदा होने ही ना दूंगा। तुम ऐसी प्यारी हो, मुझे राहत रूह। इस बार मिनहा को अपनी रही सही जान वाकई जिस्म को छोड़ती महसूस हुई। जब अपनी गर्दन पर कोई हावी होता, अपनी बेताबियाँ सब्त करता गया, इबाद जान लेंगे क्या? यूँ महसूस हो रहा था वो यहीं दम तोड़ देगी। तभी घबराई सी दरख्वास्त के मन बनाई लेने दो ना। वो बहका हुआ मजाज ओढ़े खतरनाक हुआ। इबाद अपने नाम को गुलाब की पत्तियों सा बिखेरता ये सितम इसे भी मिनहा पर रहम करने उकसा गया। वो रहाई मिलते ही कितनी देर बाद की नरम मगर हकदार सी मनमानियों पर रोने वाली हो गई। तब बख्शा जब मिनहा के आंसू टपकने के करीब आए। साथ ले जाए वो खुद नीम दराज हुए लेट जाता, खुद भी अपने पहलू से इस नाजुक परी को इस तरह बसा के जैसे वो इसकी जिस्म का कुल असासा हो। वो बहुत जल्द नींद में उतरा, मगर मिनहा इसे दिल की चाह के सबब नींद आने तक देखती रहना चाहती थी। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करके लास्ट में जाए। थैंक यू सो मच।